गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। हवा, तूफान और चक्रवात, ये तीनों क्या होता है। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डिटेल्स में समझाया जाता है चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वी नीड क्लियर एयर टू ब्रीथ, हमें साफ हवा चाहिए सांस लेने के लिए। वाटर टू ड्रिंक, पानी चाहिए। फूड टू ईट, भोजन चाहिए। एंड शेल्टर टू लिव, और रहने की जगह चाहिए। एंड टू सस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, धरती पर इन सब की आवश्यकता है। ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। पहले हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। क्लाइमेट क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक जैसा मौसम कई वर्षों तक रहना उसके क्लाइमेट को बनाता है, चलाता है। जैसे मैं एग्जांपल कहता हूँ कि श्रीनगर की बात करता हूँ तो श्रीनगर हमेशा ठंडा रहता है, तो उसका क्लाइमेट क्या है? कोल्ड। एनिमल्स एंड द प्लांट्स अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। तो एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं अपने आप को उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, वेयर द नेचर प्रोवाइड्स एवरीथिंग वी नीड, बट अदर हैंड नेचर इज आल्सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन। प्रकृति ने हमें क्लाइमेट दिया, हमें एक वेदर दिया, लेकिन इसके साथ हमें डिस्ट्रक्शंस भी दिया। डिस्ट्रक्शन मतलब कई बार नुकसान भी हो जाता, जैसे विंड बहुत तेज़ चलती है, तूफान बहुत तेज़ होता, चक्रवात आ जाता है, ये भी नुकसान करता है। डू यू रिमेंबर, इफ नॉट आस्क योर elders in the family, that Odisha was hit by the cyclone in the 18th October 1999। उड़ीसा के अंदर एक साइक्लोन आया था, और ये जो साइक्लोन था ये 18 अक्टूबर 1999 को आया, और ये बहुत ही हाई साइक्लोन था। द साइक्लोन हैड ए विंड स्पीड ऑफ द 200 km/h एंड स्मैश्ड आउट 45,000, मेकिंग द 7 लाख पीपल द होमलेस। और जब ये चक्रवात आया तो नियर, अगर मैं कहूँ 45,000 घर खराब हो गए, और 7 लाख जो 45,000 घरों को टूट गए, और 70,000 लोग होमलेस हो गए। मकान टूट गए, नुकसान हुआ, ये चक्रवात के कारण हुआ। इन द सेम ईयर ऑन द 29th अक्टूबर उड़ीसा वाज हिट बाय द अनदर साइक्लोन। फिर उड़ीसा में सेम ईयर्स में 260 km/h के हिसाब से हवा चली और उसने नुकसान किया। मीन्स अगर मैं कहूँ कि विंड स्पीड 260 km/h चलती है तो नुकसान ही करती है। सो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑल गोट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। इलेक्ट्रिसिटी और ये सब कुछ तूफान के कारण नुकसान उठाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साइक्लोन्स क्या होता है, और ये कैसे उत्पन्न होता है, और ये नुकसान कैसे पहुंचाता है। सो एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो हवा होती है वो प्रेशर डालती है, और जो प्रेशर्स के कारण जो हवा वो इफेक्ट डालनी शुरू कर देती है। यू रिमेंबर व्हेन यू फ्लाई ए काइट, द विंड कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा हमारे बैकवर्ड से आती है, और वो हवा पतंग को उड़ाकर ले जाती है। अगर हम साइकिल की बात करें, वी आर राइडिंग ए साइकिल, और हमारी जो विंड हमारे अपोजिट है तो हमें चलाना साइकिल को मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो बोट होती है उसे सेल करना, चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर जो विंड होती है अपोजिट डायरेक्शंस में होती है। ऑन आवर बर्थडे वी फिल द बैलून्स विद द एयर, व्हेन यू स्क्वीज देम द बर्स्ट एंड द एयर इनसाइड देम कम आउट विद द लाउड साउंड। और इसी तरीके से जब आपका बर्थडे होता है, आप गुब्बारे फुलाते हैं तो अचानक वो ब्रस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसी तरीके से हवा जो होती है ये एक नुकसान कर देती है। अब हम समझते हैं कि ये साइक्लोन्स क्यों हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, और इसका अफेक्ट कैसे जा रहा है। वो मेंशन एक्टिविटीज़, अभी हमने एक्टिविटी देखी, मैंने कहा साइकिल की बात करी, मैंने कहा बैलून्स की बात करी, तो ये बर्स्ट हो जाता है, अचानक ही फट जाए, और इसी तरीके से जो बेसिकली नुकसान होता। रिड्यूस प्रेशर, अब प्रेशर्स को कम करने की बात, कैसे कम करें। हैव यू अबाउट दैट टू ट्रेन्स आर मूविंग फास्ट, यू फील दैट दी अप्रोचिंग द ईच अदर। दो ट्रेनें अगर चल रही हो आपस में और हमें लगता है कि वो एक दूसरे को पार करने की कोशिश कर रही है, दिस हैपन इफ द एयर प्रेशर बिटवीन द ट्रेन इज समवट रिड्यूस्ड।
ये एयर प्रेशर उसके कारण कम होता है दोनों ट्रेनों के बीच में, तो एयर प्रेशर जो रिड्यूस होता है वो हमें लगता है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अप्रोच करती है। अब बात करते हैं विंड्स। व्हेन द एयर मूव्स, जब हवा मूव करती है, ऑल मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ द लो प्रेशर, तो ये हवा ऊंचे प्रेशर से लो प्रेशर पर जाती है। द ग्रेटर डिफरेंस एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, जितना हवा का प्रेशर में फ़र्क होगा, डिफरेंसेस होगा, उतनी हवा ज़्यादा जाएगी। विंड करंट्स, अब हवा की लहरें कैसे जाती हैं? अनइवन द हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, हवा इफेक्ट करता है हमारे इक्वेटर और पोल्स पर। जो इक्वेटर्स और जो पोल्स होता है उसके ऊपर हवा का दबाव अलग अलग होता है। सो अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, सी ब्रीज एंड द विंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज दो कंसेप्ट होते हैं। सी ब्रीज का मतलब क्या होता है? सी ब्रीज का मतलब होता है, सुबह आपने कभी देखा होगा, आप नदी के किनारे बैठते हो तो आपको बड़ी ठंडक सी महसूस होती है। इस ठंडक से महसूस होने का कारण ये होता है कि जो पानी के ऊपर से जो हवा जाती है वो लैंड की तरफ जाती है, और जो गर्म पानी वाष्प होकर चला जाता है सूरज में और एवोपरेट हो जाता है, उसकी जगह ठंडी हवा नदी की तरफ चलती है, और वो हवा फिर बैक जब लैंड की तरफ आती है तो उसे ठंडा कर देती है, वो जगह ले लेती है गर्म जगह हवा का। क्योंकि लैंड से जो गर्म हवा जा रही है वो जा रही है पानी की तरफ, और पानी एवोपरेट हो रहा है, और वहाँ से जो ठंडक आ रही है वो ठंडक आ रही है लैंड की तरफ। लेकिन नाइट में जो आप नदी के किनारे बैठेंगे तो आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। इसका कारण ये होता है कि नाइट में जो एवोपरेट नहीं होता पानी, जब एवोपरेट नहीं होगा पानी तो नेचुरली बात है कि जो एयर है वो ठंडी नहीं होगी। तो रात को नदी के किनारे बैठ के आपको ठंडक महसूस नहीं होती, लेकिन सुबह नदी के किनारे बैठकर आपको ठंडक महसूस होती है। अब बात करते हैं मानसून विंड्स की। अभी मानसून विंड्स कैसे आती है? मानसून जो विंड्स होती है वो एक प्रेशर से बनती है सी के अंदर, जब पानी एवोपरेट होता है हाई कंडीशंस के अंदर, और मानसून विंड्स का रूप लेता है। हमारे इंडिया में सबसे पहले मानसून विंड्स कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे यहाँ चेन्नई से सबसे पहले मानसून स्टार्ट होता है। और मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूँ कि मानसून 2 बार मूव करता है। चेन्नई से जब मानसून चलेगा तो लास्टली हमारा जो मानसून जाता है वो हमारा जाता है राजस्थान का। फिर राजस्थान से मानसून विंड फिर वापस रोटेट करती है। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट मानसून का 2 टाइम होता है। फिर आता है थंडर स्टॉर्म एंड द लाइटनिंग। ये कैसे होती है? थंडर स्टॉर्म occurs in the hot humid tropical area in India very frequently. थंडर स्टॉर्म हमारे गर्म एरियाज़ के अंदर, इंडिया में जो गर्म एरियाज होता है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जो हाई टेम्परेचर होता है प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, ये हवा को बढ़ाता है। ये जो विंड्स होती है ये ऊपर जाती है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये बैठ गिरती है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है फ्रीज कर देता है अपर एटमॉस्फेयर को। और इसी तरीके से जो फ्रोजन वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है वो लाइटिंग के साथ कनेक्ट होती है, और जिसे हम कहते हैं बिजली चमकना, और जिसे थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म के नुकसान क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म जहाँ होता है बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकता है। हमें थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए। आप डिस्कस करते हैं क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जब भी थंडर स्टॉर्म हो तो आप किसी पेड़ के नीचे जाकर मत छिपे। अगर आपको शेल्टर भी लेनी है तो छोटे पेड़ के नीचे लीजिए, क्योंकि अगर सपोज कर लो थंडर स्टॉर्म गिरता है तो बड़े पेड़ पे गिरेगा तो आपको नुकसान करेगा। कोई भी मेटालिक चीज़ जैसे छाता, इसका यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जो थंडर स्टॉर्म होता है ये मेटल्स के थ्रू निकलता है और आपकी बॉडी को पार कर जाएगा। मेटालिक ऑब्जेक्ट और पानी को आपको टच नहीं करना, विंडो के पास नहीं बैठना। अगर टेलीविज़न अगर आपने ऑन कर रखा तो उसके बटन बंद कर दीजिए। शेल्टर में ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स और द मेटल शेड्स, आपको मेटल शेड के नीचे शेल्टर नहीं लेना।
आपको जो है पानी में है तो आप बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, और इंडोर जब आप बैठे हैं तो आप लाइटिंग्स को बंद कर दीजिए। अगर आप कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो शेल्टर ले लीजिए कार और बस के अंदर से। अब आता है लाइटिंग कंडक्टर। ये लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है? थंडर स्टॉर्म के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसके साथ एक लाइटिंग कंडक्टर लगा होता है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लाइटिंग कंडक्टर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है धरती के अंदर। तो आज की जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वहाँ पर लाइटिंग कंडक्टर्स लगाए जा रहे हैं। लिफ्ट ड्यू टू द मूविंग एयर। A Swiss mathematician Daniel Bernoulli observed that whenever air moves, its pressure drops. कि जब हवा चलती है तो इसका प्रेशर डाउन हो जाता है। If a liquid or gas moves at a fast speed through the region, the pressure there gets reduced as compared to the pressure in the surrounding area. तो उस एरिया का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से हवा ऊपर लिफ्ट कर जाती है। अब बात करते हैं साइक्लोन, चक्रवात। ये है चक्रवात की फोटो। साइक्लोन मूव करता है किसी भी एरिया के अंदर और हवा का मूव कर कर उसको ऊपर खींच कर ले जाता है। साइक्लोन जो टर्म है ये सर्कुलेटरी मूवमेंट्स से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है मूविंग एयर, जो मैंने कहा मूव करता है और हवा को ऊपर ले जाता है। ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर चेंज इनटू वेपर स्टेट कॉल्ड द क्लाउड। और जब बादल बनते हैं तो पानी जब होगा तो बादल बनेंगे और वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म से और रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में वापस आ जाते हैं, और प्रेशर कम हो जाता है, फिर साइक्लोन को ले जाते हैं। डिस्ट्रक्शन बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से नुकसान बहुत होते हैं, कई बार यह 100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलता है। तो साइक्लोन फोरकास्टिंग और वार्निंग की जाती है कि चक्रवात आने वाला है तो आपको बचकर चलना चाहिए। ये कहाँ पे है? समुद्री एरिया में, सी एरियाज में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स रहते हैं। अब साइक्लोन से बचने के तरीके क्या करना चाहिए? डो नॉट वेंचर इनटू द सी। समुद्र के पास नहीं रहना चाहिए। साइक्लोन आपको घुमाकर ले जाएगा ऊपर हवा में, खतरनाक होता है। साइक्लोन सीजन सिक्योर योर होम इफ पॉसिबल, मूव टू द सेफ प्लेस। जब साइक्लोन आने वाला हो तो अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाए। इनफ फूड और वाटर स्टोर कर लें, इमरजेंसी किट रखें और बुलेटिन्स पढ़ते रहें, न्यूज़ पेपर्स में पढ़ते रहें, टेलीविज़न को सुनते रहें। साइक्लोन आ सकता है। गर्म पानी पिए, स्विचेस को टच ना करें, गीले स्विचेस को टच ना करें, और जो टीम है, जो रेस्क्यू टीम है उसके टच में रहें और रेस्क्यू टीम को हेल्प करें। फिर आता है टोर्नाडो। दिस इज द टोर्नाडो। सो टोर्नाडो की स्पीड होती है 300 किलोमीटर्स पर आवर। टोर्नाडो भी साइक्लोन की एक फॉर्म होता है। टोर्नाडो आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन द इंडिया। ये इंडिया में बहुत ही कम होता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा टोर्नाडोज आता है। स्पीड ऑफ द विंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। जो हवा होती है ये स्टॉर्म्स में बनाने में सबसे ज़्यादा इसका पार्ट रहता है। स्पीड ऑफ बाय इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एनोमीटर, और इसकी स्पीड एनोमीटर से मानी जाती है। बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर था जिसके अंदर हमने विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।